आज हमारा टॉपिक क्या है बेटा? आज हम पढ़ रहे हैं कि रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों बोला जाता है। ठीक है। और एक हमारा टॉपिक रह गया है आरक्यू, वो करेंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ, रेस्पिरेशन क्या है? एम्फीबॉलिक पाथवे है। एम्फीबॉलिक पाथवे डायरेक्ट और सीधा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन किस टाइप का पाथवे है। आपको वहां पे ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से आपको बताना है एम्फीबॉलिक पाथवे मतलब। मैंने एक चीज देखी है कि कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपके सिलेबस में से उठाए हुए होते हैं। सिलेबस में से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, यानी सिलेबस में जो लाइनें लिखी होती है ना, रेस्पिरेशन इज ए एम्फीबॉलिक पाथवे, यही क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन इज ए एम्फीबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, मेटाबॉलिक, ऐसे। ठीक है। एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ। यानी इसके अंदर दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है। रेस्पिरेशन में दो टाइप की रिएक्शंस होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? कैटा, कैटा से कैसे याद रखना है? कैटा का मतलब है कट, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स के टूटने से क्या बन रहे हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। यानी हम इसको कट कर रहे हैं। सी से आपको याद रखना है कट, यानी कि जब बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के हम ओके, ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के हम क्या बनाते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। एना का मतलब क्या होता है? यहां से याद रखना है, एना से है ऐड। ठीक है। यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो रेस्पिरेशन में दोनों ही प्रोसेस चलते हैं, दोनों हम करेंगे। अच्छा बेटा, एक तो मिनरल न्यूट्रिशन के डाउट मैं कर लूंगी। ठीक है। जिसने भी मतलब अब की बार मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आए हैं, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आए हैं। तो एक तो हम कल डाउट्स करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के। देन आप लोगों का फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का टेस्ट है, वो अपलोड हो चुका है, तो वो आप लोगों ने करना है। ठीक है। और जिस तरीके से अब की बार सबने मिनरल न्यूट्रिशन के डाउट्स भेजे हैं, सेम इसी तरीके से आगे हर टेस्ट के इतने ही बच्चों के डाउट्स आने चाहिए जितने आए हैं। ठीक है ना? ओके। वरना हर बार क्या होता था, 3-4 बच्चों ने भेज दिए। अब की बार मुझे रियल में बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है। चलो, गुड। अगर यही जोश तुम में रहेगा तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। एम्फीबॉलिक पाथवे शुरू करते हैं हम। खुश हो जाओ। चलो, देखो, रेस्पिरेशन में एम्फीबॉलिक पाथवे हम कैसे बोलेंगे, पहले ये चीज मैं बताती हूँ कि हमने बोला कि इसमें कैटाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है। देखो क्या होगा। अच्छा, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी। ठीक है। कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ओके। और मेटाबॉलिज्म है वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से मिलके बना हुआ है। और हमने कहा है कि रेस्पिरेशन के अंदर ये दोनों प्रोसेस चलते हैं। रेस्पिरेशन में ये दोनों प्रोसेस चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं आप बना रही हूं, आप ध्यान से इसको देखना। सबसे पहले
सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने आपको क्या बताया था कि रेस्पिरेशन में जो मेन सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में हमने कौन सा साइकिल चलाया था, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर आ जाए। कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के लिए हमने सबसे पहले कौन सा साइकिल चलाया था, बोलो बच्चे। ग्लाइकोलाइसिस, वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट में उसने हमने क्या किया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमारे पास, मैं बीच बीच में आपको प्रोडक्ट लिख के दिखा रही हूं, एक तो हम लिखेंगे ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, बीच वाला रख दिया मैंने, ठीक है, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलना है और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल अपन ने किया हुआ है, इसलिए मैंने बीच बीच में लिख दिया, पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट लिख दिया, देन उसके बाद में पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड किसके अंदर एंटर करेगा बेटा, पायरुविक एसिड है उससे बनेगा एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए किस में एंटर कर जाएगा, क्रैब साइकिल के। हमने ये सब कुछ किया है, ये सब कुछ किया हमने कि कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेकडाउन हुआ, क्या बना, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनेगा आगे, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से क्या बना, एसिटिल कोएंजाइम ए, और उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में चला जाता है, क्रैब साइकिल के अंदर चला जाता है। इतना हम लोगों ने पढ़ा था, पढ़ा है सबने, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला है मेन हमारे अंदर ये रिएक्शन चलती रहती है। मान लो हम ये कहें कि हमने यूं सोचा कि हम चपाती नहीं खा रहे हैं, ठीक है, हम डाइटिंग पे चले गए, ओके, तो भाई इसके बाद कौन सा सबस्ट्रेट है जो बॉडी के अंदर यूज होएगा, वो यूज होएगा बेटा फैट। फैट का ब्रेकडाउन होएगा, क्या बनेंगे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। सबको पता है फैट टूटता है तो क्या बनते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं। फैटी एसिड, अब ग्लिसरॉल है ना वो किसके अंदर कन्वर्ट होएगा बेटा, ये चीज याद रखनी है, ग्लिसरॉल कन्वर्ट होएगा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट में, याद रखना है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में पायरुविक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम में क्रैब साइकिल, ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। और फैटी एसिड है इनके ब्रेकडाउन से बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए। तो अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज समझ आ रही है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, कैटाबॉलिज्म चला रहे हैं, अभी तक हम क्या चला रहे हैं, कैटाबॉलिज्म, यानी ये भी टूटा, ये भी टूटा, ये भी टूट रहा है, सब टूट रहे हैं। अभी तक मैं कैटाबॉलिज्म चला रही हूँ, हमें ये समझ आ रहा है कि भाई रेस्पिरेशन है वो कैटाबॉलिज्म है, क्या है, कैटाबॉलिज्म है। अब कहते मैंने खाना वाना तो छोड़ ही रखा है, फैट भी यूज कर लिए, फैट के ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं, फैट के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन, ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। कहते हैं हम रोटी भी नहीं खा रहे, फैट भी थे जितने वो भी खत्म हो गए, अब बॉडी के अंदर क्या यूज होएगा, अनशन पे बैठे हैं, ठीक है, खाना नहीं खा रहे हैं, अब क्या यूज होएगा, प्रोटीन। अब क्या यूज होएगा, प्रोटीन। अपन ने पढ़ा है ना, सबसे पहले क्या यूज होएगा सबसे पहले यूज होएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यूज कर लिया, फिर क्या यूज होएगा, फैट, फैट भी यूज कर लिया, तो अब किसकी बारी आएगी, प्रोटीन की बारी आएगी, किसकी बारी आएगी, प्रोटीन। प्रोटीन किसमें, प्रोटीन किससे मिलके बना होता है बेटा, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का क्या होएगा, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब क्या है, उनसे हम अमाइनो ग्रुप को हटा देंगे। जब आप अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को हटा दोगे तो जो बचा हुआ ग्रुप है वो एनर्जी देने के काम आता है क्या देने का काम आएगा, एनर्जी देने के काम आता है, ठीक है। तो डीएमिनेशन के प्रोसेस के बाद कह रहे हैं इससे पायरुविक एसिड भी बन सकता है,
इससे एसिटिल कोएंजाइम ए भी बन सकता है, ठीक है, पायरुविक एसिड भी बन सकता है, एसिटिल कोएंजाइम ए भी बन सकता है, दोनों ऑप्शन है कि प्रोटीन से क्या बनाना है, ये भी बन सकता है। तो ये हो गया भाई कैटाबॉलिज्म। समझ में आया बच्चे? समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिज्म है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमें ये समझना है कि एनाबॉलिज्म कहाँ हुआ है। क्या होता है, मान लो हम फैट्स नहीं खा रहे, ठीक है, फैट्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं है। अब आप ये मत कहना कि मैम हम तो प्लांट्स का पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर भी यही चलता है भाई, ठीक है। और अपना एग्जांपल लेके हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे अंदर फैट खत्म हो गए। फैट अगर खत्म हो गए नहीं नहीं, रेस्पिरेशन पूरा कर लेंगे, कुछ नहीं होता, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें तो कुछ नहीं है ना। नहीं कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं है, ये अपन कर लेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन अपना पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। थैंक यू तुमने इतना सोचा, ठीक है। अब देखो अपने क्या है, ये हो गया कैटाबॉलिज्म हो गया। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है, ये चीज देखनी है हमने। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, जितने भी अमाइनो एसिड है, अब ये हमने पढ़ा है, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाने में काम आते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड किस में काम आते हैं, प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स है ना, ये अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। यानी एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड, है ना। तो अमाइनो एसिड्स जुड़ के कहते प्रोटीन भी बनाते हैं, ठीक है। आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे बेटा, बायो मॉलिक्यूल्स में हम पढ़ते होते हैं, हमारे अंदर दो टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। वैसे तो कहते हैं टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। टोटल कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20। उसमें से कहते हैं कि हमारे अंदर दो टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक होता है असेंशियल, एक क्या होता है असेंशियल, और एक क्या होते हैं नॉन असेंशियल, ठीक है। अब देखो जो नॉन असेंशियल है ना, नॉन एसेंशियल का मतलब है उनको हमें बाहर से डाइट में नहीं लेना पड़ता, वो अपने आप बॉडी में बनते हैं, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड है फॉर्म इन बॉडी, ये अमाइनो एसिड अपने आप बॉडी के अंदर बनते हैं। असेंशियल अमाइनो एसिड वो एसिड्स होते हैं जो अमाइनो एसिड इंक्लूड इन अवर डाइट, जो हमारी डाइट के अंदर हम लेंगे, ठीक है, उन अमाइनो एसिड्स को हम क्या बोलेंगे असेंशियल। और जो हमारी बॉडी में अपने आप बनते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे नॉन एसेंशियल, ठीक है। अब ये जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, इनको कौन बनाएगा, इनको कौन बनाता है, ये चीज तुम देखो, इनको फैट्स बनाते हैं, ठीक है। यानी फैट है, इनके आपस में जुड़ने से बहुत सारे क्या बनते हैं अमाइनो एसिड्स बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं लिखेंगे हम, कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स के नाम लिखेंगे हम, सीरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, सीरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन और एलानिन। ये सारे ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो किससे बनेंगे, फैट से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से ये अमाइनो एसिड बनते हैं। यानी हम क्या कहेंगे फैट से क्या बनेगा
पायरुवेट, और पायरुवेट से ये सारे अमाइनो एसिड्स बनते हैं, और ये अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स join and form प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैटाबॉलिज्म भी होता है, कैटाबॉलिज्म ही होता रहेगा, एनाबॉलिज्म भी होता है। सारे एक दूसरे से बनते रहते हैं, सारे क्या है? एक दूसरे से बनते रहेंगे। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि एसिटिल को एंजाइम ए, यहां पर देखो इस वाले के अंदर एसिटिल को एंजाइम ए, ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, कार्बोहाइड्रेट से भी बन रहा है, प्रोटीन से भी बन रहा है, फैट से भी बन रहा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से हम यहाँ कहेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड से वापस ग्लिसरॉल बन सकता है, तो ये भी एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया। पायरुविक एसिड से वापस फैटी एसिड ग्लिसरॉल बन सकते हैं, फैट बन सकते हैं, ये भी क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से रेस्पिरेशन में दोनों प्रोसेस चलते हैं, एनाबॉलिज्म भी चलता है, कैटाबॉलिज्म भी चलता है। कुल मिला के अगर एक लाइन में बोलूं तो हम ये कह सकते हैं कि फैट के टूटने से ये बना, इनके बनने से ये बने, इनके जुड़ने से वापस वो चीज बन सकती है। ठीक है, जितने भी आपा जैसे पढ़ते हैं ना हार्मोन्स है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सारे हार्मोन्स किससे बनते हैं? फैट से ही बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, इनको स्टीरॉयड हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाने में भी हेल्प करती है। तो कुल मिला के सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड। नेक्स्ट, इसके बाद में ये समझ आ गया सबको? एम्फीबॉलिक पाथवे समझ में आ गया? यहाँ पे आप लिखो एसिटिल को एंजाइम ए इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के लिखना, एसिटिल को एंजाइम ए इज कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच में? फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। फैट, carbohydrates and protein metabolism। इसके अंदर देखो आप लोगों से एम्फीबॉलिक पाथवे पे अगर क्वेश्चन पूछें तो मुझे जहां तक लगता है दो ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इनके टूटने से या फिर इनका जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? हर कोई टूटेगा तो एसिटिल कोएंजाइम में बनता ही बनता है। दूसरा क्वेश्चन कि रेस्पिरेशन क्या है? एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। दिव्यांशी, मैंने एम्फीबॉलिक पाथवे करवा दिया बेटा, लेट कैसे हो गए राजा? इसके बाद हेडिंग लगाओ, पास्चर इफेक्ट क्या है? पास्चर इफेक्ट, पास्चर साइंटिस्ट ने क्या बताया कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में, ठीक है, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो सारे प्रोसेस हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि पास्चर ने किसके ऊपर ये फर्मेंटेशन वगैरह इसके ऊपर इन्होंने पास्चुराइजेशन का प्रोसेस दिया था। तो पास्चर इफेक्ट में क्या बोला कि ऑक्सीजन की अगर कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की जो रेट है वो क्या हो जाती है? कम हो जाएगी। ठीक है, लिखो इसके अंदर पास्चर इफेक्ट लिखो, ये क्या है? इनहिबिटरी इफेक्ट है, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ
ऑक्सीजन ऑन फर्मेंटेशन प्रोसेस। ऑक्सीजन की अगर कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, पास्टर ने क्या बताया, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा दिया जाए तो वो क्या है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को रोक देगी। यानी इनहिबिटरी इफेक्ट है ऑक्सीजन का किसके ऊपर, एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर, फर्मेंटेशन के ऊपर। ठीक है, लिखो इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने से, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने से जो अपना एक एंजाइम था ना, मेन एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पीएफके, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, वो इनहिबिट हो जाता है, उसका सिक्रीशन बंद हो जाता है। तो आगे ग्लाइकोलाइसिस सारा का सारा रुक जाएगा। जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, ये पास्चर ने देखा था कि जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाई, वैसे ही फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पास्चर इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पास्चर इफेक्ट। क्यों ग्लाइकोलाइसिस रुक रहा है, ग्लाइकोलाइसिस इसलिए रुक रहा है क्योंकि पीएफके है वो इनहिबिट हो रहा है। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसकी वजह से हो रहा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की वजह से हो रहा है। ठीक है, पास्चर इफेक्ट का अपोजिट इफेक्ट करेंगे। अगला लिखो, क्या नाम है, क्रैबट्री इफेक्ट। क्रैबट्री इफेक्ट, क्रैबट्री इफेक्ट है वो अपोजिट है पास्चर इफेक्ट का। पहले तो हम यही लाइन लिख लेंगे कि ये क्या है, अपोजिट ऑफ पास्चर इफेक्ट। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पास्चर इफेक्ट का अपोजिट इफेक्ट कौन सा है, तो क्या बोलोगे, क्रैबट्री इफेक्ट है। इसके अंदर क्या है, अगर हम O2 की कंजप्शन को कम कर देंगे, इनहिबिशन ऑफ O2 कंजप्शन बाय द एडिशन ऑफ ग्लूकोज। अगर कह रहे हैं ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ गया, ग्लूकोज क्या है, बहुत ज्यादा बन गया, तो क्या हो जाएगा, इनहिबिशन। वहां पर तो क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा दे रहे थे, वहां पे क्या है, ऑक्सीजन हम ज्यादा दे रहे थे तो प्रोसेस रुक रहा था। यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज के ज्यादा बनने से ऑक्सीजन अपने आप ही टिश्यूज में कम हो जाएगी। ठीक है, ग्लूकोज के ज्यादा बनने से क्या लिखा है, इनहिबिशन ऑफ O2 कंजप्शन बाय द एडिशन ऑफ ग्लूकोज टू टिश्यूज। इनहिबिशन ऑफ O2 कंजप्शन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्रैबट्री इफेक्ट के अंदर क्या बोल रहा है, क्रैबट्री इफेक्ट में इन्होंने ये बोला है कि O2 की कंजप्शन अपने आप ही कम हो जाएगी। कब कम हो जाएगी, अगर कहते टिश्यूज के अंदर ग्लूकोज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, वहां पे क्या थी, ऑक्सीजन ज्यादा देने से प्रोसेस रुक रहा था। यहाँ पे कह रहे हैं
कि ग्लूकोज के बढ़ने से ऑक्सीजन क्या है, अपने आप ही टिश्यूज के अंदर कम हो गई। ठीक है, ग्लूकोज के बढ़ने से ऑक्सीजन अपने आप ही टिश्यूज के अंदर कम हो गई। इसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी बोल देते हैं, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज की प्रेजेंस के अंदर इतना ज्यादा ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ जा रहा है। ठीक है, और क्या है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा बन गया, बहुत ज्यादा है, और इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कम करना है यहाँ पे। ग्लूकोज के बढ़ने से, ग्लूकोज के बढ़ने से क्या हो गया, इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बस इतना याद रखना है, यूं लिखेंगे। पास्चर इफेक्ट के अंदर क्या है, पास्चर इफेक्ट के अंदर O2 हमने ज्यादा दी तो प्रोसेस क्या हो गया, लो हो गया। यहां पर कह रहे हैं O2 का कम हो रहा है, किसकी वजह से, ग्लूकोज ज्यादा बनने की वजह। ये है क्रैब ट्री। बस दोनों को इस तरीके से लिख लो, एक के अंदर O2 ज्यादा दे रहे हैं तो प्रोसेस स्लो हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज के ज्यादा बनने से O2 क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ऐसे बना लो ताकि याद रह जाएगा। एक में O2 ज्यादा, एक में O2 कम। एक और इफेक्ट दिया हुआ है, रिचमंड लैंग इफेक्ट। ये इतना हो गया बेटा, थर्ड इफेक्ट लिखो, रिचमंड लैंग इफेक्ट। ये क्या होता है, रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या है, इसके अंदर लिखेंगे कि अगर हम प्लांट को साइटोकाइनिन हार्मोन दे दें, ठीक है, बाहर से हम क्या करें कि प्लांट को साइटोकाइनिन हार्मोन दे दें, तो उसकी जो एजिंग है वो क्या हो जाएगी, की एजिंग है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, वो जल्दी बूढ़ा नहीं होएगा। प्लांट को साइटोकाइनिन हार्मोन देने पे उसकी एजिंग का स्लो हो जाना, उसे बोलते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। यानी प्लांट को साइटोकाइनिन हार्मोन दे दो ताकि वो बूढ़ा ना हो, इसे हम बोलते हैं रिचमंड इफेक्ट। अब आप लोगों का लास्ट टॉपिक है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने आप लोगों को ये बताया था फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, नेचुरली जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर अल्कोहल के अंदर मतलब कितनी अल्कोहल होएगी, नेचुरल फर्मेंटेशन के प्रोसेस में अल्कोहल कितने % बनती है, जल्दी आंसर दो। नेचुरल फर्मेंटेशन के प्रोसेस में अल्कोहल कितने, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, क्या बोलोगे, लेस देन या इक्वल टू 13%। ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगी तो वो ईस्ट के लिए क्या हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्यूशंट। आरक्यू के अंदर हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करते हैं, सिंपल सा टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्या स्पेलिंग है, QUOTIENT। आरक्यू के अंदर देखो हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर है ना, सिंपल सा क्वेश्चन आता है बेटा, आप लोगों को ये भी हो सकता है कि आपको कोई रिएक्शन दे दें और यूं कहें कि आरक्यू निकालो, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना होता है। ठीक है, आरक्यू कैसे निकालते हैं, आरक्यू कैसे निकालेंगे, आपको क्या देखना है, रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम अपॉन ऑक्सीजन की वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दोनों को डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम कोई रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे यहां पर आपको एक रिएक्शन दी हुई है C6H12O6
6O2 प्लस 6H2O। इससे क्या बन रहा है? 6CO2 12H2O। ठीक है, और ये हमने पहले भी की हुई है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी? तो हम कितनी बोलेंगे? देखो बेटा, ऐसे लिखा होता है, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे लिखा होता है, लेस देन 13% इक्वल टू, ये होता है, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, ऐसे लिखा होता है गुरविंदर, कि वो आपके किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि वहां पे अपने को ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है? देखो 13% से ज्यादा तो होगा नहीं, लेस देन 13, या तो आपको मिलेगा लेस देन 13, तो आपने बेस्ट ऑप्शन वो ही लगाना है, लेस देन 13। ठीक है, या फिर नीचे इक्वल टू का लगा हुआ है, इक्वल टू 13, मतलब 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बस। ओके, ठीक है। बस ये आप याद रखना, ये लिख लो, ये आप लिख लो, लेस देन 13 या इक्वल टू 13, बस। ओके, अब चलो इसके अंदर आर क्यू निकालना है। आर क्यू बताओ बेटा, इधर CO2 कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 6। इधर ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 6। तो कितना आ जाएगा? 1। यानी यहां पर अगर हम कहें तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये क्या दिया हुआ है? ग्लूकोज दिया हुआ है। ग्लूकोज का आर क्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा बेटा। ग्लूकोज का आर क्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो इस तरीके से हमें आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो C6H12O6, किसकी बात करें? एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपसे सीधा बोलेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आरक्यू क्या होगा? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है बेटा? ऑक्सीजन तो होएगी नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन तो होएगी नहीं, सीधा हम क्या करेंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनेगा? बताओ, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है? C2H5OH प्लस 2CO2। तो यहां पर अगर हम आर क्यू निकालेंगे तो ऊपर तो क्या आएगा भाई? तो नीचे क्या है? नहीं, ऊपर 2 आएगा, सॉरी, ऊपर तो आएगा, इधर वाला लिखना है ना, 2/0। तो आंसर बताओ भाई, अगर हम किसी को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 2/0 है तो क्या आता है गुरविंदर? 2/0 होता है तो क्या आता है बेटा? इन्फिनिटी आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ओके, तो ये चीज तुमने याद रखनी है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए आर क्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। और यहां पर तुम लिख लो बेटा 59 किलो कैलोरी। ये क्वेश्चन भी याद रखना है, ये वाला और ये वाला भी, ये वाला भी, कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, और अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी मिल रही है। ये चीजें भी आरक्यू के साथ साथ आप लोगों को लर्न करनी है। थर्ड, इसके बाद में देखो RQ0 किसके लिए होता है? RQ0 किसके लिए होगा? सक्कुलेंट प्लांट्स, सक्कुलेंट प्लांट्स, या फिर हम क्या बोलेंगे? डेजर्टी प्लांट्स जो होते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे?
डेजर्टी प्लांट, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कम ऑक्सीजन मिल रही है लेकिन कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसके लिए क्या होगा, C6H12O6 ऑक्सीजन मिलेगी। जैसे हम नॉर्मल देखो, नॉर्मल हमने 6 मॉलिक्यूल लगाए ना, अब हाफ कर दो, कितने होंगे 3, अब कितने लगाने हैं 3, पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, मैलिक एसिड बनता है C4H6O2, क्या बनेगा, मैलिक एसिड। ये भी तुम्हें याद रखना है कि जब सकुलेंट प्लांट्स को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी तो उस टाइम प्रोडक्ट क्या बनता है, याद रखना है, क्या बनेगा, मैलिक एसिड बनेगा, ठीक है। 3H2O और एनर्जी। तो अब बताओ भाई, CO2 में क्या लिखूं ऊपर, CO2 में ऊपर क्या आएगा 0, नीचे क्या आएगा 3, तो RQ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, RQ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे RQ लेस देन 1 किसका होगा, RQ लेस देन 1, लेस देन 1 किसका होगा, तो इसके अंदर लिखो, पहला पॉइंट तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, यानी ये आपको याद रखना है कि प्रोटीन और फैट का जो RQ होगा वो हमेशा 1 से कम होगा, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग, ये भी पूछ सकते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है, जब प्लांट प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कर रहा है। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट क्या होता है, जल्दी से आंसर आए बेटा, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट क्या होता है, इन केस ऑफ germinating fatty seeds, germinating fatty seeds, यानी किन सीड्स के अंदर क्या होती है, फैट, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, यस, प्रोटीन, मतलब कुल मिला के देखो लेस देन 1 किसका आएगा, प्रोटीन फैट, प्रोटीन फैट, ठीक है, यानी प्रोटीन और फैट है उनका RQ क्या होता है, लेस देन 1 होगा। जैसे आप लोगों को यहाँ पर क्या दे रखा है, ट्राई पाल्मिटीन दिया हुआ है, C51H98O6, ट्राई पाल्मिटीन, कहते हैं इसको तोड़ने के लिए 145 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। ट्राई पाल्मिटीन को तोड़ने के लिए कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, 145 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, बनेंगे 102 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, एनर्जी और 98 H2O के मॉलिक्यूल्स, और एनर्जी रिलीज होगी, क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अपने को इसका निकालना है तो भाई कर लो, सिंपल सा बेटा, 102 145 कितना आएगा, 102 में 145 को करो भाई, आंसर अपना आएगा 0.7, 0.7, ठीक है, कितना आएगा। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्राई पाल्मिटीन का RQ क्या होगा, ट्राई पाल्मिटीन का RQ क्या होगा, 0.7 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे मोर देन 1, RQ लिखो मोर देन 1, ये RQ है 1 से ज्यादा कब होगा, ठीक है। लिखेंगे 1 से ज्यादा किसका होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ
ऑर्गेनिक एसिड। जब ऑर्गेनिक एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है तो RQ है, एक से ज्यादा आएगा। इसके अंदर लिखेंगे हम ऑक्सैलिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का दिया हुआ है 4। बस आपको सीधा याद रखना है 4 या 4.0 लिखा हुआ है, ठीक है। मैलिक एसिड का, मैलिक एसिड का RQ होता है 1.33 और सक्सीनिक एसिड का 1.14। ये आपको सीधे याद रखने हैं बेटा कि किसका एक से ज्यादा होता है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड का 4 है, मैलिक एसिड का 1.33 है और सक्सीनिक एसिड का 1.14 है। इतना ही आपको करना है, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड। ये आप लोगों का चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा पॉइंट्स, लास्ट वाली आलो बेटा। यस, कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, चले चलो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, चलो यहाँ पे नहीं लगा देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या एक्स्ट्रा पॉइंट। पहला लिखो एटीपी डिस्कवर बाय, एटीपी को किसने डिस्कवर किया था? लोहमैन, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। किसने? लोहमैन ने। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एनर्जी, कैलोरीफिक एनर्जी दी हुई है, जैसे दिया हुआ है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दिया हुआ है। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, फिर दिया है प्रोटीन और फिर है फैट। इनकी ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू कितनी एनर्जी मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। यहाँ पे सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट से हमें टोटल कितनी एनर्जी मिलती है, ठीक है। कितनी एनर्जी मिलती है, तो आपको सीधा और डायरेक्ट आंसर देना होगा बेटा। ठीक है, प्रोटीन की होती है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट से ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू कितनी मिलेगी? 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन से 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट से 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब एक और चीज पूछी जाती है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। फिजियोलॉजिकल इससे भी 4 है, इससे भी 4 है। 4.0
किलो कैलोरी पर ग्राम, 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ग्रोस यानी टोटल कितनी एनर्जी मिलती है। फिजियोलॉजिकल वैल्यू अभी बताती हूँ मैं, फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। कोई बता सकता है ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू के अंदर क्या फर्क होता है? हम्म कोई बता सकता है भाई? फिजियोलॉजिकल रिलेटेड टू एक्टिविटी। देखो, इसको तुमने कैसे समझना है, सुनो कि यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, अगर हम बाहर लैब के अंदर अगर कैलोरीमीटर के अंदर इनकी एनर्जी मेजर करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, कहते अगर हम कैलोरीमीटर के अंदर भी हमें 1 ग्राम से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम प्रोटीन से, 1 ग्राम फैट से हमें कितनी कितनी एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो वो तो होगी ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। यानी हम कहते हैं कैलोरीमीटर के अंदर जब हमने मेजर किया तो हमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट की 4.1, प्रोटीन की 5.65 और फैट्स की क्या आई, 9.45 आई। लेकिन फिजियोलॉजिकल वैल्यू का मतलब क्या है कि जब हम उनको यूज करते हैं, जैसे मान लो हमने चपाती खाई, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका ऑक्सीडेशन होएगा, फिर हमारी बॉडी उसको यूज करती है, तो हमें उस कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलेगी, वो ये है। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, जब फिजियोलॉजिकल का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, है ना, जब बॉडी के अंदर जाने के बाद जब इन चीजों का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उस टाइम हमें इनसे रियल में कितनी एनर्जी मिलती है, वो ये है। और ये कैलोरीफिक वैल्यू तो जो कैलोरीमीटर में बाहर नापी जाती है वो वाली है। ओके, डन, दोनों में समझ में आ गया बेटा? यस, कह सकते हो। इसके बाद क्रैब साइकिल को कहाँ पे डिस्कवर किया गया था? यस यस यस, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है बेटा कि मतलब लैब में जैसे ही मेजर किया गया है, चेक किया गया है भी कार्बोहाइड्रेट से हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलेगी, है ना, लैब के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो बाहर देखा गया है। यस, ठीक है। हाँ, क्रैब साइकिल कहाँ पे डिस्कवर किया गया था? मसल्स ऑफ पिजन एंड निमेटोड्स। क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल कहाँ पर डिस्कवर किया गया था, क्या बोलोगे? क्रैब साइकिल डिस्कवर इन मसल ऑफ पिजन, फ्लाइट मसल्स के अंदर देखा गया था, कबूतर की क्या है, फ्लाइट मसल्स एंड निमेटोड्स, निमेटोड्स के अंदर क्रैब साइकिल को डिस्कवर किया गया था। उसके बाद हाँ, इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम, हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम। मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि भाई हमारे अंदर 36 एटीपी होते हैं और प्रोकैरियोट्स के अंदर 38 एटीपी होते हैं, बताया था।
हमारे अंदर 36 एटीपी होते हैं और प्रोकैरियोट्स के अंदर 38 एटीपीज होते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, है ना? क्या बताया था मैंने उस टाइम? मैंने आप लोगों को क्या बताया था, क्यों होता है ये शटल सिस्टम, क्यों होता है, क्यों होती है कम? कौन सी मसल्स यूज करती हैं NADH2 को ट्रांसफर करने के अंदर? नर्व सेल्स और मसल सेल्स, है ना? नर्व सेल और मसल सेल्स के अंदर अब देखो क्या था, वो मैंने तुम्हें बता रखा था ना कि इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम। शटल का मतलब क्या है? जैसे आप शटल चिड़ी बल्ला खेलते हैं ना, यानी उसको भेजना है। किसको भेजना है? NADH2 को। NADH2 को जब हमने साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है, NADH2 को हमने क्या करना है? साइटोप्लाज्म से कहां पर भेजना है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना होता है ना? साइटोप्लाज्म से कहां पे भेजना था? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसको भेजना था? NADH2 को भेजना था। तो उस टाइम कहते दो शटल सिस्टम काम करते हैं, यानी कि कौन हेल्प करेगा NADH2 को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने के लिए? तो दो शटल सिस्टम है, उनके बारे में हम लिखेंगे। पहला है ग्लिसरोल फॉस्फेट शटल, ग्लिसरोल फॉस्फेट शटल, ठीक है? यानी आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि एक चैनल लगा हुआ है जिससे क्या है, NADH2 जाएगा। और ये किसके अंदर होता है? एग्जाम्पल लिखेंगे, ऑल प्लांट्स नर्व्स, नर्व सेल और मसल के अंदर होता। दूसरा है मैलेट आस्परेट शटल, मैलेट एस्पारेट शटल। इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे हार्ट, लीवर एंड किडनी, यानी ये प्लांट के अंदर नहीं होता है। हार्ट, लीवर और किडनी के अंदर होता है, ये प्लांट के अंदर नहीं होता। और आगे लिखोगे प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई शटल सिस्टम नहीं होता। इन प्रोकैरियोट्स नो शटल सिस्टम, ठीक है? प्रोकैरियोट्स में कोई शटल सिस्टम नहीं होगा। यूकैरियोट्स में होने की वजह से, प्रोकैरियोट्स में तभी तो कितने एटीपी होते हैं? 38 एटीपी। आपा ने क्या बोला कि यहाँ पर कितने एटीपी यूज हो जाते हैं? 2 एटीपी यूज हो जाते हैं। कितने एटीपी यूज हो जाते हैं? 2 एटीपी। इसमें भी 2 एटीपी यूज होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? ये कहाँ चलता है? सारे प्लांट्स में, नर्व सेल में, मसल में। ये कहाँ चलता है? हार्ट में, लीवर में, किडनी में। आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं बेटा, आपको इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। डन, सब कुछ हो गया, ठीक है भाई? आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। फिर ਆਪਾਂ कल तो एक बार मिनरल न्यूट्रिशन के डाउट्स लेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अगर थोड़े टाइम में हो गए तो फिर ਆਪਾਂ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? बेटा ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है? फर्स्ट पेज दिखा देती हूँ दिव्यांशी, ये मेरे हाथ में नहीं है बच्चे। फर्स्ट पेज कौन सा था? फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज कौन सा था? ये वाला था फर्स्ट पेज। ये देखना है कि कोई और देखना है? पहले ये बताओ। फर्स्ट पेज तो यही है, यही देखना था। चलो ठीक है।